5 मिनट वेट करते हैं, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन होने के बाद यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी बुक इस चैप्टर को गुड समझने के। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थ्योरेटिकल चैप्टर है तो पूरी तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स देखेंगे। जितना मैं लिखाऊंगा उतना आपको लिखना है कॉपी पर, बाकी एनसीईआरटी पर फोकस करना है। All living things are made up of non-living things. All living things are made up of non-living things. तो कुछ तो ऐसा होगा ना, नॉन लिविंग थिंग्स आपस में मिलकर कुछ ऐसा बनाते होंगे जो लाइफ को सस्टेन करने के काम आती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स किनको बोल रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर molecules which are required for life, which are required for life. Those are biomolecules. अब कौन से बायोमोलिक्यूल हमें यहाँ पढ़ने हैं? बायोमोलिक्यूल में तो बहुत सी कैटेगरी आती हैं। इन 12th स्टैंडर्ड या इन दिस चैप्टर आपको बायोमोलिक्यूल मोस्टली 3 पर फोकस करना है हमें। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन या हम बोले अमीनो एसिड्स, प्रोटीन लिख देते हैं, प्रोटीन, एंड थर्ड इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या जानते हो इनके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स इनके बारे में कुछ पता है? एनी नॉलेज? किस काम आते हैं हमारे में बॉडी में? टू प्रोवाइड एनर्जी। यस, प्रोवाइड दीज आर एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई एक कार्बोहाइड्रेट बता सकते हो? स्टार्च। स्टार्च है। एक बहुत कॉमनली ग्लूकोज बोल सकते हैं। यस सर। K6 भाई, एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज है। ग्लूकॉन डी, जान में जान डाल दे पीते ही। नाउ सेकंड इज प्रोटीन। प्रोटीन कौन लेता है? किसी को लेते हुए देखा घर भर में प्रोटीन? यस सर, जिम डाइट्स। जो जिम में जा रहे हैं। तो जिम में प्रोटीन की नीड क्या है? मसल ग्रोथ। सेल्स। मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन यूज नहीं होती, मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन यूज होती है। ओके सर। टू बिल्ड मसल। मसल। एक्चुअल में क्या होता है, कहीं पर अगर हमारी स्किन में या मसल्स में डैमेज होता है तो उसको फिल करने के लिए हमें जिस बायोमोलिक्यूल की जरूरत होती है, रिपेयर करने के लिए जिस मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्रोटीन। जब आप जिम में हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स ब्रेक होती हैं, मसल्स ब्रेक हुई तो उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। रीबिल्ड करने के लिए कौन सा बायोमोलिक्यूल यूज में आएगा? प्रोटीन। प्रोटीन। नाउ थर्ड इज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज इट्स रोल इन बॉडी? सर So, डीएनएज एंड heredity. आरएनएज। यस, Heredity. to transfer genetic to transfer genetic, क्या बोलेंगे इनको? कैरेक्टर्स। हाँ, जेनेटिक कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। ये बात है, मेरे को दिमाग में जेनेटिक प्रॉब्लम चल रही है। जेनेटिक कैरेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कान के पीछे एक बोन है, छोटी सी बोन है, तो चांसेस हैं कि मेरी फैमिली में किसी के रही हो कान के नीचे बोन। तो दैट इज व्हाट? हेरिडिटी, कॉज ऑफ
हेरिडिटी। डॉक्टर्स बोलते हैं शुगर प्रॉब्लम है आपको, डायबिटीज, तो पूछते हैं फैमिली में हिस्ट्री तो नहीं रही डायबिटीज की, तो दैट इज हेरिडिटी। एक मिनट बच्चों। हाँ जी बच्चों, समझ आए? तीन बायोमोलिक्यूल जो हमें पढ़ने हैं, Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स कहते किन्हें हैं? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो ऐसे नाम से है, जब ये नाम दिया गया था कार्बोहाइड्रेट, तब इसको बोला गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं CxH2O होल y, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है ना? ग्लूकोज C6H12O6, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते C6H2O होल 6। Yes, sir. तो ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट और नॉट? बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. यस, ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन क्या वो सारे कंपाउंड्स जो इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करें वो कार्बोहाइड्रेट होंगे? लेट्स चेक। एसिटिक एसिड फॉर्मूला इज CH3COOH. क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? No, sir. नो, इट्स नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर आप देखो तो ये इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो अप करता है, C2H2O होल ट्वाइस। कर रहा है ना? Yes, sir. इसका मतलब जो ओल्ड डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, दैट इज नॉट फाउंड टू बी करेक्ट। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, बट दे आर कार्बोहाइड्रेट। ओके, जैसे C6H10O5, बल्कि C6H10O6 लिखते, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन क्या ये ऊपर जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? No, sir. नहीं। तो ये जो डेफिनेशन थी दैट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट, दैट इज नो लॉन्गर करेक्ट नाउ। So how can we define now carbohydrates? What is the modern definition of carbohydrates? Now carbohydrates are defined as biomolecule which is optically active, second, have aldehyde or ketone group, aldehyde या ketone group हो, and third condition is polyhydroxy। कैसा होना चाहिए? having 2 or more OH groups। तो कार्बोहाइड्रेट उन्हें बोलेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, उसमें एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, और 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब जैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CHO, देखो कितने कार्बन है उसमें ग्लूकोज में? देयर आर 6 कार्बन। तो एक 6 कार्बन की चेन बना देते हैं, 3 4
5 6 नंबरिंग कर देता हूं मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। हम एक फिशर फॉर्म बना रहे हैं। कैसा प्रोजेक्शन है? फिशर फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल बॉन्ड्स दिखाते हैं और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स दिखाते हैं लाइक दिस। तो ये है डी ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला आ गया? डी ग्लूकोज का C6H12O6। देखते हैं इसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है कि नहीं। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? इज दिस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव? Yes, sir. कायरल सेंटर, कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं? सर 4 Are these chiral? 4. क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? No, sir. No, sir. क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? No, sir. नहीं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का प्रेजेंट होना। इसमें कौन सा ग्रुप है? Aldehyde. एल्डिहाइड। हैविंग 2 और मोर OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं? 5. 1 2 3 4 एंड 5 है ना, 5 OH ग्रुप। यस सर। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी? जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो। Those are said to be carbohydrate. अब हम देखें एसिटिक एसिड। What is the formula of acetic acid? CH3COOH. It is acetic acid. क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? No, sir. It is not optically active. क्या इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है? No. No, sir. क्या इसमें OH ग्रुप है? 2 और मोर देन 2? No, sir. No, sir. नहीं है। तो इट इज नाइदर पॉलीहाइड्रॉक्सी। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा? No, sir. नो सर। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कार्बोहाइड्रेट की। हुआ ना क्लियर कार्बोहाइड्रेट? Yes, sir. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है। बहुत से तरीके हैं जिससे हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिनमें से पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ number of carbohydrate units obtained on hydrolysis. मतलब पहला क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने कार्बोहाइड्रेट यूनिट मिलेंगे अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस कर दें। तो उसके बेस पर आप कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड। तो इनको सैकेराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकेराइड्स। तो अगर मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड्स। ये 3 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती, ओनली 1 कार्बोहाइड्रेट यूनिट, इसमें सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट प्रेजेंट होती है। ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स,
Polysaccharides more than 10. Is it clear? सर ये जो सिंगल यूनिट्स होते हैं इन सब में कंडीशन फॉलो नहीं चाहिए ना? मतलब सर जो आपने भी ऊपर 3 कंडीशन लिखवाई थी ये हाँ, सारी। वो तो कार्बोहाइड्रेट की एसेंशियल कंडीशन है, ओके। वो तो फॉलो होंगे तभी कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लें, मान लो सुक्रोज है मेरे पास, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की मैंने, क्या की मैंने? हाइड्रोलिसिस, और यहां से मुझे ग्लूकोज मिला और फ्रक्टोज मिला। तो सुक्रोज किस कैटेगरी में आता है? सुक्रोज किस कैटेगरी में आ रहा है? पॉलीसेकेराइड। इट इज ओलिगोसैकेराइड। कितने कार्बोहाइड्रेट यूनिट मिले? 2 और 2 से 10 मिलते हैं तो ओलिगोसेकेराइड। तो सुक्रोज इज ओलिगोसैकेराइड। और यहां से 2 यूनिट मिल रहे हैं तो इसको हम डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइसैकेराइड। सैकेराइड बोलते हैं एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट को। अगर हाइड्रोलिसिस पर 2 मिल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट यूनिट, वी कैन कॉल इट डाइसैकेराइड। 3 मिल रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड बोल सकते हैं। 4 मिल रहे हैं तो टेट्रासैकेराइड बोल सकते हैं। समझ आई बात? यस। ओके, ये तो पहला क्लासिफिकेशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। देखो, शुगर को 2 तरीके से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर बोल सकते हो। वन इज रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। 2 पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे? विच कैन रिड्यूस फेलिंग, या फिर हम बोलें टॉलरेंस सॉल्यूशन। जो नहीं कर पाएंगे रिड्यूस उनको क्या बोलेंगे? विच कांट रिड्यूस आर सेड टू बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देते थे? एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स। कीटोन भी तो देते थे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जैसे देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। आई एम राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही होगा। तो इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है। व्हाट इज दैट डिफरेंस? देखो, 6 कार्बन की चेन दोनों साइड होगी। यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी है, एज इट इज जैसे बनाया था वैसे ही बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है। बोलो, दोनों रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है? कौन सी रिड्यूसिंग शुगर, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर? सर दोनों रिड्यूसिंग शुगर। दोनों रिड्यूसिंग। दोनों रिड्यूसिंग है। इसका मतलब all monosaccharides are reducing sugars। ठीक है।
आप जितने भी डाइसैकेराइड्स पढ़ोगे ऑलमोस्ट वो भी रिड्यूसिंग होते हैं सिवाय सुक्रोज के. सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड. बताएंगे आगे क्यों. ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया. Yes, sir. थर्ड क्लासिफिकेशन on the basis of functional group and number of carbon atoms. जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एल्डोहेक्सोज, इसका क्या मतलब है. और एक मैंने बोला कीटोपेंटोज. तो इसमें जो ओज है दैट इज सेड टू बी सफिक्स, सफिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यूपीएससी नेमिंग पता है ना. ओज इज यूज्ड एज अ सफिक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट. ये जो एल्ड या कीटो लगा हुआ है ये किसके लिए यूज हो रहा है. Functional group. फंक्शनल ग्रुप. यहां पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर क्या है कीटो. अब बचा बीच में ये हेक्स, कितने कार्बन एटम. 6. 6 कार्बन एटम्स. यहां है पेंट, कितने कार्बन एटम. 5. 5 कार्बन एटम्स. इसके बेस पर ये नाम दिए जाते हैं. जैसे मैंने लिखा कीटोहेप्टोज, तो क्या क्या जानकारी मिल गई तुम्हें. ketone, 5 carbon chain and carbohydrate. कीटोहेप्टोज, Heptose, 7 carbon chain. 7 carbon 7 chain. कार्बन कीटो ग्रुप एंड इज अ कार्बो. Carbohydrate. ये इंफॉर्मेशन मिल गई. क्लियर. नोट कर लिया इतना. Sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes. ओके. मैं तो कर लिया होगा नोट. Yes, sir. बता तो दो कि हाँ नोट हो गया सर. नाउ सी, ये एनसीईआरटी बुक मैंने ओपन की है, आपके पास तो है. इसमें देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में दिया गया है. यहाँ पर हाईलाइट करता हूं मैं कहां पर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है. ये देखो, द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज. समझ आ रही है डेफिनेशन. अरे हाँ ना तो बोल दो. Yes, sir. हाँ ये बोलते रहना है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. क्लासिफिकेशन किसके बेस पर दिया हुआ है पहले. मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड. यहाँ 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स. Behavior on That is on the hydrolysis. basis.
हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसके बाद देखो जरा, फिर आ रहा है इसी में मैंने आपको पार्ट्स कर लिखाए हैं, इसने पैराग्राफ में लिख दिया है, तो रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। reducing sugar. नॉन रिड्यूसिंग कहाँ लिखा है वर्ड इसने, ये सर नीचे। ओके। फिर जो मैंने आपको थर्ड क्लासिफिकेशन बताया था वो इसने यहाँ नेमिंग के फॉर्म में दिया है, लिखा है ना मोनोसेकेराइड्स। Yes, sir. देखो ये नाम लिख रहा है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। तो समझ जाओगे ना इसका क्या मतलब है। Yes, sir. ट्रायोज मतलब कितने कार्बन एटम, 3 Three. कार्बन आइटम और कार्बोहाइड्रेट। हाँ, और इसमें देखो अगर पूरा नाम लिखे तो हम क्या बोलेंगे, कीटो ट्रायोज या फिर एल्डो। एल्डोट्रायोज। तो बस ये नाम हमें समझ लेने इसका मतलब वो क्या रहा है। फिर देखो और आगे क्या आ रहा है, इसके बाद दो कार्बोहाइड्रेट हैं, वन इज ग्लूकोज एंड अदर इज फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसलिए स्ट्रक्चर के बारे में हमें नॉलेज चाहिए। चलो मैं यहीं से समझा दूं क्या, एनसीईआरटी से या अलग से। सर ये जो हमने तीसरा क्लासिफिकेशन करा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सिर्फ मोनोसेकेराइड्स के लिए है? हाँ जी बेटा, सिर्फ मोनोसेकेराइड के लिए। भाई डाइसेकेराइड लोगे तो उसमें तो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप का नंबर भी बदल जाएगा ना, यस सर। और जरूरी नहीं कि डाइसेकेराइड सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से बना हो, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट यूनिट हो सकते हैं। जैसे हमने सुक्रोज देखा था, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पर हमें मिल रहा था ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। एक क्या है, एल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज। तो उनका नाम एक साथ कैसे लिख पाएंगे, एक में कीटोन ग्रुप है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके सर। ओके नाउ सी, यहाँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, जैसे एनसीईआरटी के थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहले दिखा रखा है तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो अभी मैंने बताया था सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, उससे ग्लूकोज मिल जाता है। दूसरा लिखा हुआ है वहां स्टार्च, स्टार्च की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो तो भी हमें ग्लूकोज मिल जाता है। स्टार्च का कोई एग्जांपल दे सकते हो, घर में स्टार्च देखा हो अगर आपने। सर जिसमें चावल बॉईल होते हैं वो पानी जो बाद में बचा हुआ होता है। हाँ, चावल का पानी, उसे माड़ कहते हैं ना, चावल का माड़। पता नहीं अब Yes, आपके sir. नहीं पता है। तो वो एक तरीके का स्टार्च है। आलू से भी तो, जैसे छोटे बच्चे को आलू भी मैश कर खिला देते हैं, दैट इज अगेन स्टार्च। चलो नीचे देखते हैं आप, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, दैट इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दैट वी नो, एंड इट इज सी से H12O6। लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कितने कार्बन एटम की चेन होगी, मतलब कार्बन चेन कितनी लंबी होगी, OH ग्रुप है तो कितने हैं, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ रिएक्शंस कराई जाती हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे पहला, सेकंड पॉइंट देखो, HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपको याद है HI विद रेड फॉस्फोरस बताया था आपको। यस। तो ये वही है, हाइड्रोजन आयोडाइड विद रेड फॉस्फोरस अगर आप लेते हो तो एल्डिहाइड को या एल्कोहल ग्रुप, इनको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन आयोडाइड विद रेड फॉस्फोरस ये क्या काम करता है, कार्बोनिल ग्रुप या फिर एल्किल हैलाइड या एल्कोहल, इनको एल्केन में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था एल्केन की प्रिपरेशन में। अरे बोलते तो जाओ, ऐसा पार्ट बोलना पड़ेगा। तो यहां से जो एल्केन मिला उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, एन हेक्सेन से।
तो इसका मतलब कितने कार्बन एटम की चेन होगी? 6. 6 कार्बन एटम की चेन होगी। तो हमें स्ट्रक्चर में इतना पता चल गया दैट वी हैव 6 कार्बन एटम चेन, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा? कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होगा या नहीं होगा? तो कार्बोनिल ग्रुप की टेस्टिंग कैसे करते थे? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, 2,4-DNP टेस्ट, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, Yes, sir. यही सब तो देते थे। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन करा रहा है, क्या मिल रहा है हमें? ऑक्साइन। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो साइनोहाइड्रिन मिल रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या बता रही हैं? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। carbonyl group. Now this carbonyl group can be aldehyde or Ketone. कीटोन। हमें कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है? किसको ऑक्सीडाइज करना आसान है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में उसी को यूज किया गया है। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन, 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम उसका ग्लूकोनिक एसिड, कैसे? बाय यूजिंग Br2 वाटर, ब्रोमीन ब्रोमीन। वाटर। और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था, BrO नेगेटिव। Yes, sir. यस सर। So it will oxidize aldehyde into acid, but it cannot oxidize ketone into acid. कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और एसिड मिल रहा है ग्लूकोनिक एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यस, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। और आगे है अच्छा 6 कार्बन की चेन है, उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो एक टर्मिनल कार्बन पर कौन सा ग्रुप हो सकता है? OH। OH ग्रुप होगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन अभी कितने बच रहे हैं भाई? फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो से 6H12O6, 6 ऑक्सीजन। 5 ऑक्सीजन तो बच रहे हैं ना अभी हमारे पास। यस सर। वो 5 ऑक्सीजन में से हम किसी भी कार्बन पर 2 OH ग्रुप तो लगा नहीं सकते। इज इट पॉसिबल? नो सर। क्योंकि यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो हर एक कार्बन पर अब एक एक OH ग्रुप होना चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल होंगे और एक होगा 1 डिग्री एल्कोहल। इसको टेस्ट कर लेते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कौन सा एल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, 1 डिग्री की 2 डिग्री? 1 डिग्री। 1 डिग्री। वो एल्कोहल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, भाई अल्फा पोजीशन ये कहलाएगी, इस पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कोहल उतना आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है। अब मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से थोड़ा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूं, तो क्या मिलना चाहिए मुझे? क्या सर? अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या वो 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा? यस सर। कर देगा। और देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे देखो यहां पर ये हो गया, हुआ ना? हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया यहाँ पर?
एसिटिक एनहाइड्राइड, ध्यान से देखो, मैंने अंडरलाइन किया है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या काम कर रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। यस सर, यस सर। और जब दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो बना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका कॉमन नेम क्या लिखा हुआ है? सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, कॉमन नेम रिटन इज सैकरिक एसिड। और अगर आप यूज करते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ब्रोमीन था, ब्रोमीन वाटर, तो हमें कौन सा एसिड मिल रहा था? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड में फर्दर HNO3 यूज कर लो तो सैकरिक एसिड। ओके सर। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि 6 कार्बन की चेन है, जिसमें से पहला कार्बन, इसको हमने एल्डिहाइड बना दिया। लास्ट वाला कार्बन पर भी OH ग्रुप है, यानी इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन बीच में कोई ईथर लिंकेज नहीं है, अल्कोहल ग्रुप है, इसकी पहचान कैसे होगी? स्ट्रक्चर तो ऐसा भी हो सकता था ना कि बीच में ऑक्सीजन ईथर लिंकेज के फॉर्म में होती। अब ईथर लिंकेज नहीं है, यहाँ OH ग्रुप है, इसको कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ईथर का हो सकता है क्या? नहीं। नहीं सर, एसिटाइलेशन का क्या मतलब होता है? इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, COCH3। इट इज सेड टू बी एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप। अब मुझे एसिटाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन हटाकर सब्स्टिट्यूट करनी है, इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मैं मान लूं कि केवल 1 डिग्री अल्कोहल था, बाकी सारे ऑक्सीजन ईथर के फॉर्म में है, तो कितने एसिटाइल ग्रुप वहां पर सब्स्टिट्यूट होकर पहुंच जाएंगे? तो हम्म, फिर क्या? केवल 1 डिग्री अल्कोहल था, बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन ईथर लिंकेज के फॉर्म में है, सर एक आएगा। तो एक ही आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, जब हमने एसिटाइलेशन कराया बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, नाउ सी एसिटिक एनहाइड्राइड है फॉर्मूला दिस, और आप एक अल्कोहल ग्रुप लेकर आ रहे हो, तो अल्कोहल ग्रुप में तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यस सर, व्हाट इट विल डू? गिव SNAE। यस सर। और यहां से हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? सी, बल्कि मैं प्रोडक्ट लिखता हूं सीधा डायरेक्ट, ROCOCH3। देखो इस प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे सभी लोग। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर, अब अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव की, उसकी जगह क्या ग्रुप आ गया? एसिटाइल ग्रुप। सोचो अल्कोहल के मॉलिक्यूलर वेट में कितना चेंज आया होगा? सर 42। चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल ऑन एसिटाइलेशन 42।
ठीक है। यस सर। अब जब हमने 1 मोल ग्लूकोज लिया, 1 मोल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 180, 180 यस सर। ठीक है। और जब इसका एसिटाइलेशन कराया तो एसिटाइलेशन कराने पर चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट आया, मतलब मॉलिक्यूलर वेट चेंज होकर आ गया। सपोज मैं लिख देता हूं कैलकुलेट कर 390 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बिफोर एसिटाइलेशन, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज आफ्टर एसिटाइलेशन। तो बोलो मॉलिक्यूलर वेट में कितना चेंज आ रहा है? सर 210 210। कितने एसिटाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गए? 5 42 से डिवाइड कर देंगे 210 को, तो आया 5। दैट मींस कितने OH ग्रुप होने चाहिए? 5 5। उनमें से एक OH ग्रुप प्राइमरी है, रिमेनिंग कैसे हो जाएंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी। हो गया ना प्रूफ ये भी? यस सर। तो हमने इस पूरी रिएक्शन के दौरान या जो भी यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है उससे क्या अंदाजा लगा लिया कि ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला C6H12O6 है। ये तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल गया होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन की चेन है, और उसमें एक 1 डिग्री अल्कोहल है। बाकी अल्कोहल कैसे हैं? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री, लाइक दिस। इतने स्ट्रक्चर तक हम पहुंच गए, दैट इज ग्लूकोज। लेकिन अभी इसमें मतलब यहां तक पहुंचे तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि इसको देनी चाहिए लेकिन ये नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या इसको NaHSO3 के साथ रिएक्शन देनी चाहिए? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नो सर। नहीं देनी चाहिए। सर क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है। अच्छा, तो क्या हो गया? सर आपने कहा जो कार्बोक्सिलिक हाई होते हैं वही देते हैं बस, CO2 जो एल्डिहाइड से रिएक्ट कर अरे सकते हैं तो तुम ना मेरे को बदनाम एल्डिहाइड से हो करने में जाएगा। लगे हुए हो। आपने कहा मैंने ऐसा कब कह दिया भाई? सर सब आपने NaCO3 में बताया था, यहाँ पे NaSSO3 है, यहाँ पे तो हाँ, एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक तो फिर एडिशन। और फिर नाम भी मेरा लेता है। सर ये S बना हुआ है। अच्छा, अब तुम्हें राइटिंग नहीं समझ आ रही? आप दिख रहा है? सॉरी सर। तो ये रिएक्ट करेगा नहीं करेगा एल्डिहाइड के साथ? नो सर। लो, अभी का जवाब आ रहा है नो। करना तो चाहिए। अभी क्यों नहीं? अभी अरे भाई करना चाहिए ना, एल्डिहाइड तो रिएक्ट करते ही है ना सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। यस सर। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं देते हैं? यस सर ये इसको क्लीव नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? ब्रेक नहीं कर पाएगा एल्डिहाइड को। क्यों नहीं कर पाएगा ब्रेक? अभी जवाब दो भाई, क्यों नहीं कर पाएगा ब्रेक? ये तो मैंने क्लियरली लिखा रखा है, एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं। गड़बड़ मत करो भाई, फिर तो ये पढ़ाना चैप्टर मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन होती है एल्डिहाइड की। ग्लूकोज को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। एल्डिहाइड लेकिन ग्लूकोज इससे रिएक्ट नहीं कर रहा।
नहीं कर रहा, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिसिंग है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तभी तो NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। दूसरा देखो, जब हम इसका एसिटाइलेशन कराते हैं तो कितने एसिटाइल ग्रुप वहां जुड़ जाते हैं? तो 5। ग्रुप्स। तो पेंटा एसिटेट बनेगा। यस और देखा ये गया कि आप पहले एसिटाइलेशन करा दो, उसके बाद आप इसकी रिएक्शन कराकर देखो हाइड्रोक्सिल अमीन वगैरह से, मतलब टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप करो, तो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिलता। क्या कहा मैंने आपसे? एक मिनट रुको। मैं आपसे कह रहा हूं एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक सॉरी ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? C6H12O6। है ना, और उसमें मैंने आपको बताया 1 डिग्री अल्कोहल एक होगा, 1 बाकी डिग्री अल्कोहल, बाकी सारे 2 डिग्री और एक एल्डिहाइड। बाकी सारे 2 डिग्री हो गए, लाइक दिस। अब इसमें अगर मैं NaHSO3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो मुझे रिएक्शन नहीं मिल रही, नो रिएक्शन। मैं एसिटाइलेशन करा दूं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दूं एक्सेस में, तो यहां पर कितने एसिटाइल ग्रुप आ जाएंगे? 5 तो पेंटा एसिटेट बन जाएगा। और ये पेंटा एसिटेट जब इसकी रिएक्शन 2,4-DNP से कराओ या फिर आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराओ तो यहां रिएक्शन नहीं मिल रही। क्या रिएक्शन नहीं मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए थी ना। यस सर तो अब ये नहीं मिल रही है, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इज एब्सेंट इट शुड नॉट बी प्रेजेंट, इट शुड नॉट बी प्रेजेंट। लेकिन फिर ये HCN से रिएक्शन कैसे दे रहा था? साइनोहाइड्रिन तो बना रहा था। आपने NH2OH के साथ जब रिएक्ट कराया था तब भी रिएक्शन मिल रही थी। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ रहे थे तो उसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ था ना, सेकंड सॉरी थर्ड और Yes, फोर्थ sir. पॉइंट में यस सर Yes, sir. लिखा था ना। तो ये दो रिएक्शन तो मिल रही है। ऑक्साइम कब नहीं बन रहा? जब हमने पेंटा एसिटेट बना दिया उसके बाद ऑक्साइम नहीं बन रहा, NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं हो रही। तो अब CHO ग्रुप है या नहीं है, क्या सोचें? सर हम इसकी और टेस्ट करके जो मेजोरिटी में है तब कर सकते हैं। देखो यहां तक भी एक आइडिया लग रहा है। अगर NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या यहां पर हेमी एसिटल लिंकेज हो सकती है? हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक बेसिक मीडियम। और यहां पर मीडियम बेसिक लेते हो, यहां एसिडिक लेते हैं। याद है, अमोनिया डेरिवेटिव एसिड की प्रेजेंस में कराया जाता है एडिशन, हाइड्रोजन साइनाइड बेस की प्रेजेंस में एडिशन कराया जाता है। भूल गए? हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड। यस सर। तो क्या डायरेक्ट ऐड कर सकते हो एल्डिहाइड पर? नहीं, हमें लेना होता है एक स्लाइटली बेसिक मीडियम जो इसको आयनाइज कर पाए। यार भूल गए, सारा कुछ भूल गए हैं। एल्डिहाइड कीटोन बेसिक मीडियम इस H+ को कंज्यूम नहीं कर लेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा जिसकी वजह से साइनाइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी।
और फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर ऐड होता है। Say yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. एसियन का एडिशन बेसिक मीडियम में होता है। NH2OH या अमोनिया डेरिवेटिव एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं। तो अगर हेमी एसिटल फॉर्म में होगा ग्लूकोज, तो वो हेमी एसिटल टूट कर एल्डिहाइड दे देगा, बिकॉज हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। लेकिन यहां पर NaHSO3 ले रहे हो या फिर एनहाइड्राइड ले रहे हो, तो ये यहां ना तो एसिडिक मीडियम लिया जाता है ना बेसिक मीडियम लिया जाता है। पेंटा एसिटेट बना दिया तुमने, तो पेंटा एसिटेट बनाया तो सारे OH ग्रुप खत्म हो गए ना। यस सर। और हेमी एस्टल तो उसे बोलते हैं जहां एक कार्बन पर OH ग्रुप और ईथर लिंकेज हो। Say yes or no? यस सर। Yes, sir. अब मान लो मैंने OH ग्रुप को कर दिया एसिटाइलेटेड, क्या ये हेमी एसिटल रहा? हाँ सर। नो। तो क्या ये अब हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्ट कर जाएगा? No, sir. हाँ सर। नहीं करेगा। हेमी एसिटल होता तो टूट कर एल्डिहाइड मिल जाता, बट अभी तो नहीं मिलेगा। नाउ सी, एनसीईआरटी दिखाते हैं आपको। एनसीईआरटी में आपसे यहां बात करेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। लिखिए, हेडिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। Yes. पहला पॉइंट पढ़कर देखो क्या लिख रहा है। Despite having the aldehyde group, glucose does not give shift test. It does not form hydrogen sulfide addition product with NaHSO3. Second देखो, pentacetate of glucose does not react with, Hydroxylamine. indicating the absence of CHO group. Aldehyde group. aldehyde group. तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? अभी तक हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहे थे, अब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। नाउ सी दिस स्ट्रक्चर। हम जिस स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे थे वो ये था ना? लेकिन अब जो रिएक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं उसके हिसाब से स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर शुड बी दिस और दिस। इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो आपको एक हेमी एसिटल कार्बन नजर आएगा। इज दिस कार्बन हेमी एसिटल कार्बन? Yes, sir. ठीक है जी। तो अगर मीडियम एसिडिक या बेसिक लोगे तो ये हेमी एसिटल कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। समझना है, समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ हूँ बोलो तो समझ आए मुझे कि हाँ समझ आ रहा है तुम्हें। यस सर आ रहा Yes, sir. तो अगर बेसिक मीडियम लिया तो एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। एल्डिहाइड ग्रुप मिला, देन यू कैन से कि वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कर साइनोहाइड्रिन बना देगा, हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्ट कर ऑक्साइन बना देगा। बट क्या ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं, बिकॉज देयर नाइदर मीडियम इज एसिडिक नॉर
बेसिक। 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 अब सोचो जरा पेंटा एसीटेट बना दें हम, क्या बना दें हम? पेंटा एसीटेट। एसिडेट। तो यहाँ हाइड्रोजन हटाकर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? एसाइल ग्रुप। यस सर। क्या ये फर्स्ट कार्बन अब हेमीएस्टल रहा? नो सर। नहीं। जब ये हेमीएस्टल नहीं रहा तो क्या ये अब हाइड्रोजन साइनाइड NaHSO3 इनके साथ रिएक्शन दे देगा? नो सर। नो सर। अब इनके साथ रिएक्शन नहीं मिल सकती। तो ये प्रूव कर रहा है कि अगर ग्लूकोज की सॉलिड स्टेट लेकर चलते हो तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एसाइल। हेमीएसिटल। इन सॉलिड ग्लूकोज हेमीएसिटल ग्रुप इज प्रेजेंट। यस सर। ओके। और वो हेमीएसिटल लिंकेज आ कैसे रही है? फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन इनमें एक एडिशन हो जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे रहा है किस पर? फर्स्ट। फर्स्ट कार्बन पर। तभी तो हेमीएसिटल मिल रहा है। और ऐसा हो भी क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग इज स्टेबल। तो उसने एक 6 मेंबर्ड रिंग बना ली है वहां पर। ओके। यस सर। और देखो जरा, जब आप एक सॉलिड ग्लूकोज उसको लेकर पानी में डालते हो, वाटर में डालते हो, तो ग्लूकोज हो जाता है डिसॉल्व। और जब वो डिसॉल्व होता है तो उसकी साइक्लिक फॉर्म टूटकर नॉन साइक्लिक फॉर्म में आ जाती है। और ये नॉन साइक्लिक फॉर्म दोबारा से साइक्लिक फॉर्म में आती है। मतलब इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब आप ग्लूकोज को वाटर में डालोगे तो उसकी नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉर्म के बीच एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। उस इक्विलिब्रियम में देखो ये OH ग्रुप और H की पोजीशन, क्या ये चेंज हो सकती हैं? यस सर। भाई जब रिंग ओपन हो रहा है और दोबारा बन रहा है तो ये पोजीशन तो चेंज भी हो सकती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट कार्बन चेंज हो रही है। यस सर। यस सर। यस सर। और जब हेमीएस्टल कार्बन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर करती है सेम कार्बोहाइड्रेट में, तो उन्हें हम बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। एनोमर्स। तो ये और ये दोनों क्या है? एनोमर्स। एनोमर। एनोमर्स। देखो मैं थोड़ा सा और दिखाता हूं तुम्हें। अगर थोड़ा सा कम चल रहा है। नाउ सी, मैंने ग्लूकोज बनाया 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 CHO, 1 degree alcohol here, then OH 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 H H H H। ये ग्लूकोज था ओपन स्ट्रक्चर। अगर हम सॉलिड फॉर्म में देखें तो सॉलिड फॉर्म में इस फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। यही तो दिखाया था अभी एनसीईआरटी बुक में। यस सर। यस सर। न्यूक्लियोफिलिक ऐड होता है।
जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच एक ईथर लिंकेज आ गई और यहां पर फर्स्ट कार्बन पर एक OH ग्रुप होगा और एक होगा हाइड्रोजन। ऐसा कुछ बना। यहां पर ये लिंकेज कुछ ऐसी भी बन सकती थी, जैसे यहां OH ग्रुप कहां दिख रहा है, राइट हैंड साइड। क्या ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड नहीं हो सकता था? यस सर, हो सकता है। हो सकता था भाई, अगर ओपन होकर क्लोज हो रही है रिंग तो OH ग्रुप दूसरी साइड भी जा सकता है। दैट इज लाइक 1 और 5 के बीच ये ईथर लिंकेज आ गई। OH ग्रुप पहले राइट में था, अब कहां दिखा दिया मैंने, लेफ्ट में। जी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चर A एंड B। क्या बताया था नाम अभी? Anomers. And they are anomers. The isomers हैं which differ in configuration. Isomers which differ at hemiacetal carbon. ऐसे लिख दूं, वो आइसोमर्स जो कहां पर डिफर कर रहे हैं, एट विच पोजीशन, हेमिएसिटल। हेमिएस्टल कार्बन पर डिफर कर रहे हैं, डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, विच डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट हेमिएस्टल कार्बन, उन्हें हम एनोमर्स कहते हैं। अब एक चीज और याद रखो, ये फिशर फॉर्म बना रखी है हम लोगों ने। कौन सी फॉर्म है? फिशर फॉर्म। और फिशर फॉर्म में अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में दिखा रहे हो तो इसको हम अल्फा एनोमर बोलेंगे, और अगर OH को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है देन इट इज सेड टू बी बीटा एनोमर। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, अल्फा बीटा समझ आ गया? Yes, sir. मैंने आपको D एंड L ये भी बताया ना, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। बताओ, ये ग्लूकोज जो बना रखा है मैंने ओपन स्ट्रक्चर, ये D कॉन्फ़िगरेशन है इसका या कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन है? D। D कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे पता किया? ऊपर कौन सा फॉर्म रहता है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। कार्बन चेन में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होगा उसे हमेशा हम फिशर में टॉप पर रखते हैं और IUPAC नंबरिंग करते हैं। देखो IUPAC नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6। यस सर। उसमें जो लास्ट कायरल सेंटर होता है, कौन सा कायरल सेंटर है? लास्ट। इसमें लास्ट कायरल सेंटर कौन सा आ रहा है? यस। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यही तो थे कायरल सेंटर। यस। फिफ्थ आया कायरल सेंटर लास्ट। इट इज Yes, sir. लास्ट कायरल सेंटर। इसमें OH ग्रुप किधर है? राइट। राइट हैंड Right. साइड।
और अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है तो इसे हम डी नोटेशन देते हैं ना. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्लूकोज? डी ग्लूकोज. और जब इसका हेमीएस्टर लिंकेज की बात करोगे तो वो दो तरीके के हैं, अल्फा और बीटा. बीटा. तो इसको ए वाले को हम बोलेंगे इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, और बी वाले को क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज. ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब मैं ऐसा लिख सकता था डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज. समझ आई बात? Yes, sir. अब जो साइक्लिक फॉर्म है, क्या उसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है? नहीं. तो क्या इसको टॉलेंस टेस्ट देना चाहिए? नो सर. क्यों नहीं देना चाहिए? हेमीएस्टर्स गिव टॉलेंस टेस्ट. भाई टॉलेंस टेस्ट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, सॉल्यूशन इज बेसिक, यस. और बेसिक सॉल्यूशन में हेमीएसिटल टूटकर एल्डिहाइड नहीं दे देगा. यस सर, दे देगा. तो फिर टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टॉलेंस टेस्ट मिलेगा. मिल जाएगा. फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देगा ये. तो ये कैसी शुगर हुई, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग. इट इज रिड्यूसिंग शुगर. Say this now again. इक्विलिब्रियम समझ आ गया आपको? दो तरीके की ग्लूकोज है साइक्लिक फॉर्म में, अल्फा एंड बीटा. देखो यहां पर लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा, एनसीईआरटी में मार्क करो, ये लिखा है अल्फा एंड बीटा. अल्फा में OH किधर होना चाहिए? Right hand side. देखो यहाँ राइट हैंड साइड में है, तो इसको क्या बोला है? Alpha. अल्फा. और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो Beta. बीटा बोला है. फिर यहाँ उसने बता रखा है कि अल्फा और बीटा को कैसे बनाते हैं. नाउ दैट इज द पार्ट टू लर्न. अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे मिलती है? डिस्टिलेशन से. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेते हो एट दिस टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पर लोगे तो कौन सी फॉर्म मिलेगी? बीटा फॉर्म. लो टेम्परेचर पर अल्फा फॉर्म. ये याद करना है. अब देखिए जरा स्टार्टिंग से हमने क्या क्या समझ लिया है. बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. यस सर. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. Yes, sir. नेमिंग ऑफ मोनोसेकेराइड्स. फिर स्ट्रक्चर ऑफ Yes, sir. ग्लूकोज. डी एंड एल नोटेशन मैंने पहले ही बता दिया है आपको जीओसी में. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज Yes, sir. हो गया ना क्लियर इतना? नाउ अब इसके बाद आते हैं, इसको क्लोज करता हूँ, मैं वोट प्रोजेक्शन पर. आज ग्लूकोज को खत्म कर लेते हैं ताकि घर पर आराम से पढ़कर समझ लो तुम इसे. टाइम देखो कितना बचा है अभी अपने पास. सर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स है ना, समझ लेंगे. देखो
इसी स्ट्रक्चर को आसान तरीके से लिखने के लिए एक प्रोजेक्शन यूज किया, दैट इज सेड टू बी हैवोर्ड प्रोजेक्शन। अब हमें हैवोर्ड प्रोजेक्शन समझना है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। हैवोर्ड प्रोजेक्शन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कैसा बनाया है, मैं एक बार फिर से बना देता हूं। 6 कार्बन की चेन बनाई थी, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमने एक ईथर लिंकेज दिखाई थी 1 और 5 के बीच। बाकी हमने एल्कोहल ग्रुप दिखा दिए थे। आप ये बताएंगे मैंने कौन सा ग्लूकोज बनाया है, अल्फा की बीटा? ठीक है, ये कैसा ग्लूकोज है? अल्फा। तो बीटा 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 डी ग्लूकोज। बीटा। हैवोर्ट ने इसका बनाने का तरीका क्या बताया था, क्या प्रोजेक्शन हैवोर्ट ने दिया? उसने कहा यहाँ पर जो रिंग बन रही है वो कितने मेंबर्ड है? 5 मेंबर्ड। तो इस 5 मेंबर्ड रिंग को आप पायरेनोज के फॉर्म में दिखाओगे, लाइक दिस। देखो इसको हम बोलते हैं पायरन, दिस इज सेड टू बी पायरन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया उसने, उसे बोला पायरेनोज स्ट्रक्चर। इससे मिलता जुलता है ना पायरन से। पायरन की बस पाई बॉन्ड हमने हटा दिए। बोलो। यस और इसमें उसने नंबरिंग की क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबरिंग की। और जो कार्बन की दो वैलेंसी बच रही है, जैसे फर्स्ट कार्बन को देखें तो इसकी 2 वैलेंसी तो दिख रही है, एक पर ऑक्सीजन है, एक पर सेकंड कार्बन है, लेकिन 2 वैलेंसीज नहीं दिखाई दे रही ना, तो उसे वर्टिकल लाइन के फॉर्म में बनाया गया, लाइक दिस, वर्टिकल। ये हैवॉर्ड प्रोजेक्शन लिख रहे हैं हम लोग। अब इसमें वो एटम या ग्रुप जो वर्टिकल पोजीशन पर है वो हमेशा टॉप पर रहेंगे। मतलब वर्टिकल लाइन की टॉप पर कौन सा ग्रुप आएगा? जो वर्टिकल पोजीशन पर है या फिर जो लेफ्ट में है, ये टॉप पर रहेंगे। अब जैसे फर्स्ट कार्बन पर टॉप पर कौन सा ग्रुप आएगा, OH या H? OH। सेकंड कार्बन के टॉप पर कौन सा आएगा, H। H थर्ड पर OH फोर्थ पर H फिफ्थ के टॉप पर कौन आएगा? OH H। वर्टिकल और लेफ्ट में अगर कभी कंपैरिजन करना हो तो हम किसको वेटेज देंगे? वर्टिकल। वर्टिकल। इसको नहीं देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये तरीका है हैवॉर्ड प्रोजेक्शन को बनाने का। अब एनसीईआरटी में घर पर बैठ के चेक करो, हैवॉर्ड प्रोजेक्शन देखो कैसे बना रखे हैं उसने, और हम लोग बात करेंगे इसके आगे की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। नेक्स्ट मतलब फ्रुक्टोज से शुरू होगा। हाँ जी, ग्लूकोज तक तो हमने पढ़ लिया पूरा। अब घर पर ग्लूकोज तक पूरी एक रीडिंग लगाओ एनसीईआरटी से, और अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है जी? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मैंने सुना नहीं था, आपने क्या कहा था टॉप पे कौन सा आएगा? टॉप पर हमेशा लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली पोजीशन पर जो लेफ्ट में है ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, लेफ्ट में। वो ओके टॉप पर रहते हैं। या वर्टिकल Okay. पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो वो टॉप पर रहता है। वर्टिकल और लेफ्ट में अगर कभी कंपैरिजन करना पड़े तो हम वेटेज किससे देंगे? वर्टिकल वाली पोजीशन पे। ओके सर। ठीक है जी? कर दूं? यस सर। ऑफ कर दूं? यस सर।
ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir.